मैं एक छोटे शहर में पली बढ़ी थी। इकलौती संतान होने के कारण माता पिता की दुलारी थी। निर्मल की बुआ मेरे पड़ोस में रहती थी। वही निर्मल का रिश्ता मेरे लिए लाई थी। निर्मल मुंबई में मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते थे। उनके माता पिता कार दुर्घटना में चल बसे थे। उनके जाने के बाद बुआ ने ही उनकी परवरिश की थी। मेरे माता पिता को निर्मल पसंद थे, इसलिए चट मंगनी और पट ब्याह कर दिया। शादी के एक हफ्ते बाद मैं निर्मल के साथ मुंबई आ गई। निर्मल एक अपार्टमेंट में 5वीं मंजिल पर 3 कमरों के फ्लैट में रहते थे। शादी के बाद हम दोनों ने फ्लैट को बड़े जतन से सजाया। निर्मल अपने नाम के अनुसार स्वभाव से बहुत ही निर्मल थे। उनमें बिल्कुल बनावटीपन नहीं था। कुछ ही समय बाद मैंने निर्मल को 2 से 3 होने की खुशखबरी सुना दी। हम दोनों बहुत खुश थे। अब निर्मल मेरा बहुत ध्यान रखने लगे थे। उसी दौरान निर्मल के प्रमोशन ने हमारी खुशी को दोगुना कर दिया, परंतु काम की जिम्मेदारी बढ़ने की वजह से अब वे ज्यादा व्यस्त रहने लगे। मैं दिन भर अकेले काम करते थक जाती थी, इसलिए हम दोनों ने एक बाई रखने का फैसला किया। महानगर मुंबई में लोग बहुत व्यस्त रहते हैं। किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं होता। अंतर्मुखी होने के कारण मैं भी ज्यादातर घर में ही रहती थी। इसलिए उन्होंने बिल्डिंग के सिक्योरिटी गार्ड से बाई ढूंढने के लिए मदद मांगी। कुछ ही दिन बाद उसने एक बाई को भेजा। लगभग 30 साल की दुबली पतली कांता बाई को हमने मामूली पूछताछ के बाद काम पर रख लिया। कांता बाई ने बताया कि वह पास की बिल्डिंग में और 3 घरों में काम करती है। उसके 2 बच्चे हैं, पति स्कूल में चपरासी हैं। इससे अधिक जानने की हमने जरूरत नहीं समझी। कांता बाई सुबह 8 बजे काम पर आती और करीब 10 बजे तक काम निपटाकर चली जाती। जब वह काम करने आती तब निर्मल के ऑफिस जाने का समय होता था, इसलिए मैं ज्यादातर निर्मल के लिए नाश्ता और टिफिन तैयार करने में व्यस्त होती थी। धीरे धीरे कांता बाई घर की सदस्य जैसी बन गई। वह मेरे छोटे मोटे कामों जैसे बाजार से दूध सब्जी लाने में मदद करने लगी। अब अक्सर मेरा मॉर्निंग सिकनेस की वजह से जी मचलाने लगा और मेरे लिए खाना बनाना मुश्किल होने लगा। यह देखकर एक दिन कांताबाई ने मेरे आगे एक प्रस्ताव रखा। बोली, मैडम जी, मेरी एक छोटी बहन है, बेचारी गूंगी है, शादी नहीं हो पाई, इसलिए हमारे साथ ही रहती है। अगर आप कहें तो जब तक आपकी डिलीवरी नहीं हो जाती आप उसे खाना बनाने और दूसरे कामों के लिए रख लें। आपको जो ठीक लगे उसे दे देना। सुबह मैं साथ ले आया करूंगी और शाम को साथ ले जाया करूंगी। मुझे और निर्मल को उसकी बात जच गई, इसलिए हमने हाँ कह दिया। अगले ही दिन कांताबाई अपने साथ 21-22 वर्ष की एक लड़की को ले आई। उसने उसका नाम रीमा बताया। रीमा देखने में बहुत सुंदर थी। मुझको उसके गूंगे होने पर बहुत तरस आया। रीमा हमारे घर खाना बनाने का काम करने लगी। वह सभी काम बहुत अच्छे तरीके से वह समय से पहले कर देती। वह मुझको समय से फल काट कर खिलाती, समय पर खाना खिलाती। हम पति पत्नी दोनों रीमा के काम से बेहद खुश थे। कभी कभी निर्मल को ऑफिस के काम से बाहर जाना पड़ता, तब मैं रीमा को रात को घर पर रोक लेती। रीमा निर्मल का कुछ विशेष से ध्यान रखती थी, परंतु मुझको इसमें कोई बुराई नजर नहीं आई, इसलिए मैंने उस पर कुछ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर इन दोनों अक्सर तबीयत खराब रहने के कारण मैं परेशान भी रहती थी। हालांकि मुझको रीमा का निर्मल के बूट पॉलिश करना और बाथरूम में कपड़े रखना शुरू से अखरता था, परंतु दूसरे ही क्षण मैं इसे नारी सुलभ जलन समझकर भूल जाती। कभी कभी तो मुझे अपने इस विचार पर खुद पर शर्म महसूस होती
कि एक गूंगी लड़की पर शक कर रही हूँ। इस बीच मेरा चौथा महीना शुरू हो गया था। उस दिन निर्मल ऑफिस की फाइलें घर ले आए थे और आते ही ड्राइंग रूम में टेबल पर सभी फाइलें फैलाकर काम करने बैठ गए। मेरी तबीयत सुबह से ही ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने रीमा को रात को घर पर रोक लिया। खाना खाकर मैं बेडरूम में आराम करने लगी और निर्मल अपना काम निपटाने में व्यस्त हो गए। करीब रात के 1 बजे कुछ आवाजों से मेरी नींद टूट गई। निर्मल बिस्तर पर नहीं थे। उनके तेज बोलने की आवाज आ रही थी। मैं ड्राइंग रूम की ओर तेज कदमों से भागी। वहां का दृश्य देखकर मैं अवाक रह गई। रीमा एक और खड़ी रो रही थी। उसके कपड़े अस्त व्यस्त और कई जगह से फटे थे। मुझको देखकर निर्मल हकबका कर सफाई देने लगे। रिया, मैंने कुछ नहीं किया। यह अचानक आकर मुझसे लिपट गई। जब मैंने इसे पीछे ढकेला तो इसने अपने कपड़ों को फाड़ना शुरू कर दिया। रीमा लगातार रोई जा रही थी। वह मेरे गले से लिपट गई। उसकी हालत देखकर मेरा चेहरा तमतमा उठा। मेरे अंदर की औरत जैसे जाग उठी। मैं बोली, मुझे आपसे कतई यह उम्मीद नहीं थी कि आप इतना गिर जाएंगे। रिया, यह झूठी है, मैं सच कह रहा हूँ। मैंने कुछ नहीं किया। निर्मल लगातार अपनी सफाई दे रहे थे। सच्चाई सामने है और फिर भी आप छी। कहते हुए मैं रीमा को अपने बेडरूम में ले आई। मैंने उसे पानी पिलाया और किसी तरह चुप करवाया। रीमा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने रीमा के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा। मैं मन ही मन खुद को उसका कसूरवार मान रही थी, क्योंकि उसी के कहने पर उस पर विश्वास कर रीमा रात को रुकी थी। फिर उसने उसे अपने साथ ही सुला लिया। अगले दिन कांताबाई के आते ही रीमा ने रो रोकर इशारों से उसे सब कुछ बता दिया। वह बार बार निर्मल की ओर इशारा करके रो रही थी। उसकी हालत देखकर कांताबाई ने हंगामा खड़ा कर दिया। उसने हमारे सामने ही पुलिस को फोन कर दिया। मैंने और निर्मल ने उसे रोकने का भरसक प्रयत्न किया। क्या मैडम जी, तुम भी अपने आदमी को बचाना चाहती हो? रीमा की जगह तुम्हारी बहन होती तब क्या करती? कांताबाई गुस्से से बोली। 10 मिनट में पुलिस की वर्दी में एक आदमी हमारे सामने खड़ा था। निर्मल उसे और कांताबाई को अपनी सफाई देते रहे, पर दोनों ने उनकी एक न सुनी। मैं दोनों हाथों से सिर पकड़े वहीं सोफे पर चुपचाप बैठी रही। पुलिस वाले ने निर्मल को थाने चलने को कहा। निर्मल बहुत घबरा गए। वे मिन्नतें करने लगे। आखिर उस पुलिस वाले ने 50,000 पर कांताबाई और निर्मल में समझौता करवा दिया। आज इस बात को कई महीने हो चुके थे। मेरे एक प्यारी सी गुड़िया ने जन्म लिया। आज उसी से मिलने मेरे मम्मी पापा आए हुए थे। मेरे मम्मी ने आते ही लपक कर बच्ची को गोद में उठा लिया। अपने माता पिता को देखकर मेरे पीले पड़े चेहरे पर खुशी फैल गई। अरे हमारी गुड़िया अपने नाना नानी के पास आने के लिए रो रही है, मेरी माँ ने बच्ची को अपनी गोद में लेते हुए कहा। रिया, कैसी हो? बाबूजी ने मेरे सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए पूछा। बिल्कुल ठीक हूँ, मैंने मुस्कुराकर उत्तर दिया। पिछले 2 दिनों से निर्मल अकेले भाग दौड़ कर रहे थे। नर्स बता रही थी कि एक क्षण के लिए भी उन्होंने पलक नहीं झपकी। माँ की गोद में गुड़िया सो गई थी। माँ ने उसे पालने में लिटा दिया। नींद आ रही है, तू भी सो जा, मैं तेरे लिए नाश्ता बनाकर लाती हूँ। फिर बाबूजी से बोली, आप भी नहा लीजिए। निर्मल बेटा, तुम किचन में सामान निकालने में मेरी मदद कर दो, मैं नाश्ता बनाती हूँ, फिर सब साथ मिलकर बैठेंगे। कहते हुए माँ कमरे से बाहर निकल गई। मुझको बहुत कमजोरी महसूस हो रही थी। पिछले 5 महीने मैंने बड़े ही कष्ट से काटे थे। रीमा वाले हादसे के बाद
मैं निर्मल के साथ एक छत के नीचे रहना नहीं चाहती थी, परंतु आने वाले बच्चे के भविष्य और माँ बाबूजी के ख्याल से मैंने चुप्पी साध ली थी। फिर डॉक्टर की सलाह मानकर मैंने रोज पार्क जाना शुरू कर दिया। वहीं मेरी मुलाकात निशा से हुई। निशा मेरे साथ स्कूल में पढ़ती थी। एक दिन उसने बताया कि उसने घर के काम के लिए एक लड़की रख ली है जो गूंगी है, तो मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। क्या नाम है उसका? कांपते होठों से मैंने पूछा। रीमा, बेचारी बोल नहीं सकती, मेरी बाई की बहन है, निशा ने जवाब दिया। मेरा दिल अनजाने डर से कांप उठा। मुझे लगा कि अगर निशा को पता चल गया तो क्या सोचेगी उसके पति के चरित्र को लेकर। मैंने निशा से मेलजोल कम कर दिया। लगभग 2 महीने बीत गए। फिर एक दिन केमिस्ट की दुकान पर निशा मुझसे टकरा गई। उसका रंग पीला हो गया था। वह कुछ बुझी बुझी सी थी। उसने पहले की तरह मुझसे बातचीत करने में कोई उत्सुकता नहीं दिखाई। औपचारिकता के नाते उसने मुझसे बातचीत की। 2 दिन बाद निशा मुझे फिर से पार्क में मिल गई। वह बहुत उदास और बीमार सी लगी। मैं इसका कारण पूछे बिना नहीं रह सकी। थोड़ी सी नानुकुर के बाद निशा टूट गई। उसने रोते रोते अपना दुख बांटा, जिसे सुनकर मैं सकते में आ गई। निशा ने उसे जो कुछ बताया वह हूबहू उसकी कहानी से मिलता था। निशा के मोबाइल में रीमा का फोटो था, इसलिए उसके प्रति मेरा संदेह गहरा हो गया। मैंने अपनी आप बीती निशा को सुनाई। तब हम दोनों ने तय किया कि हम रीमा के बारे में पता लगाएंगे और फिर एक दिन हम दोनों रीमा और कांताबाई के बारे में पूछते पूछते उनके घर जा पहुँचे। बाहर गली में ही उन्होंने भीड़ लगी देखी। पानी भरने के लिए औरतें आपस में लड़ रही थी। तुम दोनों बहनें अपने को समझती क्या हो? पानी की बाल्टी पकड़े एक औरत बोली। खबरदार, जो कोई आगे आया काट कर फेंक दूंगी सबको, दूसरी आवाज आई। मैं और निशा वहीं रुक उनकी लड़ाई देखने लगे। हम दोनों यह देखकर हैरान रह गए कि रीमा फर्राटे से बोल रही थी। निशा मेरा हाथ पकड़कर खींचते हुए गली से बाहर ले आई। यह रीमा गूंगी नहीं है, देखा कैसे फर्राटे से बोल रही है? मैंने कहा। हाँ रिया, इसका मतलब इन दोनों ने जो हमारे साथ किया वह सोची समझी साजिश के तहत किया। निशा ने गुस्से से कहा। हमें इन्हें सबक सिखाना होगा, लेकिन कैसे समझ नहीं आ रहा। मैं बोली। चलो हम इन्हें पुलिस के हवाले करते हैं, निशा ने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा। लेकिन इससे पहले हमें इनके खिलाफ सबूत इकट्ठे करने होंगे। घर आकर हमने अपने अपने पतियों को सारा माजरा समझाया। फिर सबने मिलकर फैसला किया कि वे पुलिस के साथ मिलकर उसके सहयोग से इन्हें पकड़वाएंगे। फिर हम चारों थाने में गए और अपने साथ हुई ठगी की आप बीती सुनाई। पुलिस ने सबसे पहले मालूम किया कि वे दोनों फिलहाल कहाँ काम कर रही हैं। उन्हें पता चला कि वे अभी किसी नव दंपति के घर पर ही काम कर रही हैं। तब पुलिस ने उस दंपति के साथ मिलकर उनका भंडा फोड़ने की योजना बनाई। संयोग से उनके घर में सीसीटीवी कैमरा लगा था। कुछ ही दिनों में कांताबाई और रीमा ने वहां भी ऐसा ही खेल खेला, परंतु कैमरे में उनकी सारी हरकत कैद हो गई और जो आदमी पुलिस की वर्दी में आया वह कांताबाई का शराबी पति था, जो पहले दंपति को डराता धमकाता था और फिर पैसे लेकर समझौता करवाता था। उन तीनों को ठगी करने के जुर्म में जेल हो गई। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।